नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान। न्यूज स्टेट में आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत और आपके सरोकार से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जहां पाई पाई वोट और एक एक सीट के लिए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ माथापच्ची कर रहे हैं। बताएंगे कि वो कौन से 66 सीटें हैं जहां कांग्रेस को 25 सालों से जीत नहीं मिली है, और इसके साथ ही बात मध्य प्रदेश में कोरोना के खतरे को लेकर भी करेंगे। खबर छत्तीसगढ़ की भी दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर 3 महीने में दूसरी बार गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ क्यों आए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मिशन मध्य प्रदेश में जुट गई है। कांग्रेस उन 66 सीटों पर फोकस कर रही है जहां पिछले 5 चुनावों से उसे जीत नसीब नहीं हुई है, और इन सीटों पर दिग्विजय और कमलनाथ रणनीति बना रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हारी हुई सीटों पर कांग्रेस का चिंतन, कमलनाथ दिग्विजय कर रहे मंथन। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा 15 साल बाद मिली सत्ता को 15 महीने में गंवाने के बाद अब की बार कांग्रेस समय रहते इलेक्शन मोड में आती दिख रही है। एक एक सीटों को लेकर गणित बिठाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सीटों के समीकरणों पर माथापच्ची करने में जुटे हैं। जानकारी के मुताबिक पहले चरण में पार्टी का फोकस 66 सीटों पर है। ये वो 66 सीटें हैं जहां पिछले 5 चुनाव से कांग्रेस हार रही है। इस पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच 2 दिनों तक चर्चा हुई। दिग्विजय सिंह ने सेक्टर और मंडलम की बैठकों का फीडबैक भी कमलनाथ को दिया है। गौरतलब है कि दिग्विजय हाल ही में विंध्य और ग्वालियर चंबल के दौरे पर थे। इस दौरान दिग्विजय सिंह विंध्य में रीवा और सतना जिले की उन विधानसभा सीटों पर पहुंचे जहां कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। दिग्विजय को इन सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अप्रैल में दिग्विजय सिंह हार वाली अन्य सीटों पर भी पहुंचेंगे। वहीं लोकप्रिय चेहरों को लेकर भी कांग्रेस ने प्लान बनाया है। जानकारी के मुताबिक 66 सीटों पर क्षेत्र में सक्रिय और लोकप्रिय चेहरों का चयन पहले ही कर लिया जाएगा, जिससे कि उन्हें अपने क्षेत्र में पहुंचने का पर्याप्त समय मिल सके। इन सीटों का पर्यवेक्षक उन्हें ही बनाया गया है जो ज्यादा से ज्यादा वक्त यहां पर दे सके। इसके साथ ही जातीय समीकरणों को भी टटोला जा रहा है, जिससे पार्टी मजबूत स्थिति में आ सके। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मिशन 2023 के लिए पूरी मजबूती से जुटी है। हमारी रणनीतिकार अलग अलग रणनीति बना रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लिए, समुदायों के लिए, और यहाँ तक कि प्रत्येक क्षेत्र के लिए रणनीति बनाई जा रही है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, उन क्षेत्रों के लिए रणनीति बनाई गई है। विशिष्ट रणनीति के तहत उम्मीदवारों का चयन हो रहा है और वहाँ जनता के मुद्दों को गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी की पोल खोली जा रही है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह आशान्वित है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के कोई किले नहीं बचेंगे। विधानसभा पर में मंथन करना पड़ेगा। एक भी नहीं जीतेंगे इस बार, 2.5 का अंक भी नहीं ले पाएंगे। और मुद्दा यह है कि कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बना के सरकारें नहीं बनती। कमलनाथ जी जिस प्रकार से प्राइवेट लिमिटेड बना के सरकार बनाना चाह रहे हैं, कुछ नहीं होगा। मंथन करते रहें, चिंतन करते रहें, चिंता ही होगी और कुछ नहीं होगा। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव है, उससे ठीक कुछ महीनों बाद यानी 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, और मध्य प्रदेश से लोकसभा की 29 सीटें आती है। लिहाजा विधानसभा की सीटों की तरह लोकसभा सीटों का क्या समीकरण है, ये भी समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश की 29 में से 14 लोकसभा सीटों पर पिछले 20 साल से कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, जबकि 13 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की झोली में गई। गुना और छिंदवाड़ा में 15 साल से बीजेपी को जीत नहीं मिली थी, लेकिन 2019 में बीजेपी ने गुना सीट कांग्रेस से छीन ली थी। भोपाल, इंदौर, विदिशा, भिंड और दमोह ये ऐसी सीटें हैं जहाँ 1989 से लगातार बीजेपी जीत रही है। लोकसभा सीटों का समीकरण भी इसलिए अहम है क्योंकि हर एक लोकसभा सीट औसतन 7 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करती है। ऐसे में ये मैथमेटिक्स भी कांग्रेस के लिए अहम है। बहरहाल फिर लौटते हैं विधानसभा सीटों की ओर। तो कांग्रेस एक तरफ उन 66 सीटों पर फोकस कर रही है जहां 5 चुनाव यानी करीब 25 सालों से उसे जीत नहीं मिली है। वहीं इससे पहले राहुल की यात्रा के जरिए भी कांग्रेस ने मालवा निमाड़ को कवर करने की कोशिश की थी, जहां से विधानसभा की 66 सीटें
आती है और मालवा निमाड़ में 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी के अभेद किलो को भेदते हुए 66 में से 35 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मतलब हारी हुई सीटों पर मेहनत के साथ साथ जीती हुई सीटों पर भी पकड़ बनाए रखने की रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है। कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही राजनीतिक दलों को या सभी राजनीतिक दलों को चुनाव के समय कई बार ऐसी सीटों पर नुकसान उठाना पड़ता है जो लगातार वो जीतते रहे हैं। ये कह सकते हैं कि ये जो विधायक की एंटी इनकम्बेंसी होती है, लोकल जो एमएलए की या एमपी की एंटी इनकम्बेंसी होती है, उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। ये हर चुनाव में होता है कि जो सीटें आज यदि भारतीय जनता पार्टी के पास हैं तो वो कांग्रेस के पास चली जाती है, कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी के पास चली जाती है। ये बहुत स्वाभाविक सी प्रक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि मध्य प्रदेश में किसी भी विधानसभा चुनाव में मुकाबला एक तरफा नहीं होता, क्योंकि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ही अपना एक बेस है। यही वजह है कि 2018 के चुनाव नतीजे जब आए तो कांग्रेस बीजेपी में महज 6 सीटों का ही फासला था। शायद 2018 के चुनाव परिणाम ही 2023 में कांग्रेस और बीजेपी को ज्यादा पसीना बहाने पर मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि पाई वोट और एक सीट यहाँ अहम है। विधानसभा चुनाव से पहले अब सभी राजनीतिक दल उन सीटों पर फोकस कर रहे हैं जहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। मध्य प्रदेश कांग्रेस भी अब इसी पर चिंतन में जुट गई है, क्योंकि ऐसी कई सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को मध्य प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा था और अब इसको लेकर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और दिग्विजय सिंह चिंतन कर रहे हैं। देखना होगा कि कांग्रेस जो प्लान तैयार कर रही है उसमें वो कितना सक्सेस हो पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। तो खबर तो ये है कि पहले चरण में पार्टी का फोकस 66 सीटों पर है और ये वो सीटें हैं जहां पिछले 5 चुनाव से कांग्रेस हार रही है और इस पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच 2 दिन तक चर्चा हुई। दिग्विजय सिंह ने सेक्टर मंडलम की बैठकों का फीडबैक कमलनाथ को दिया। वहीं 66 सीटों पर क्षेत्र में सक्रिय और लोकप्रिय चेहरों का चयन होगा, जिससे कि उन्हें अपने क्षेत्र में पहुंचने का पर्याप्त समय मिल सके। इन सीटों का पर्यवेक्षक उन्हें बनाया गया है जो पूरा वक्त दे सके। देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी कोविड संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। एक्टिव मरीजों की संख्या 50 के करीब पहुंच रही है। वहीं महाराष्ट्र से लगते जिलों में संक्रमण दर भी बढ़ी है। देखिए रिपोर्ट। एमपी में बढ़ने लगे कोरोना के केस, फिर देर से लोग करा रहे हैं टेस्ट। जी हां, देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना की आहट सुनाई देने लगी है। कई जिलों में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक 23 मार्च को एमपी में 15 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इससे कोविड संक्रमितों की संख्या 47 हो गई है। सबसे ज्यादा 27 केसों के साथ इंदौर हॉटस्पॉट बन गया है, जबकि राज्य के 7 जिले कोविड संक्रमित हो गए हैं। कोविड पॉजिटिविटी दर 1.4 से बढ़कर गुरुवार को 3.9 हो गई है। 24 घंटे में मध्य प्रदेश की कोविड पॉजिटिविटी दर 2.5% बढ़ गई है। गुरुवार को अलग अलग लैब में 380 कोरोना संदिग्ध मरीजों के नमूनों की जांच हुई। इनमें से 15 सैंपल जांच में पॉजिटिव निकले, जो जांचे गए सैंपल्स में से 3.9% हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वीकली कोविड पॉजिटिविटी रेट रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के 6 जिलों में कोरोना संक्रमण का खतरा दूसरे जिलों की अपेक्षा ज्यादा है। इसकी वजह संबंधित जिलों में वीकली कोविड पॉजिटिविटी दर 10% से ज्यादा होना है। इन जिलों में बड़वानी, सिवनी, धार, आगरमालवा, अलीराजपुर और रतलाम शामिल है। वहीं जिलेवार अगर संक्रमण दर की बात करें तो बड़वानी में 44.44% संक्रमण दर है। इसी तरह सिवनी में 25, धार में 20, आगरमालवा में 16.67, अलीराजपुर में 14.29, विदिशा में 8.33, भोपाल में 5.25, कटनी में 5, इंदौर में 4.54, जबलपुर में 1.95 और ग्वालियर में संक्रमण दर 1.37% पर है। भयावह बीमारी है कोरोना। पूरे विश्व में अपनी एक स्थिति कायम करने में जो उस समय हर आदमी को परेशान करने में सफल रहा था,
हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वैक्सीन बनवाई गई, सब वैज्ञानिकों का सहयोग लिया गया और वैक्सीन के माध्यम से कोरोना को कंट्रोल किया गया। हमारे देश में जितनी भयावह बीमारी थी उसका कुछ परेशानी आई, लेकिन वो स्थिति नहीं बनी जो विश्व के दूसरे देशों की थी। आज आवश्यकता इस बात की है कि फिर से अगर कोरोना आ रहा है तो हम पूरी गंभीरता से उस बात को लें। इसकी समीक्षा होना चाहिए और इसके लिए युद्ध स्तर पर जो भी प्रयास हों वो किए जाने चाहिए। लेकिन मुझे याद आता है जिस समय कोरोना से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश को बचाने की कोशिश कर रही थी, उस समय उसी सरकार को गिराने के लिए वाजपेयी प्रयास कर रहे थे। तो मेरा तो ये कहना है कि सच्चाई के साथ प्रदेश की जनता को बचाने का प्रयास होना चाहिए। तो महाराष्ट्र से लगने वाले बड़वानी और सिवनी जैसे जिलों में संक्रमण दर ज्यादा है, मतलब सीमावर्ती जिलों में टेस्टिंग ट्रेसिंग पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। बहरहाल जिलेवार नए मरीज और एक्टिव केस की बात करें तो भोपाल में 8 नए मरीज मिले और 12 एक्टिव केस हैं। इसी तरह इंदौर में 4 नए मरीज मिले हैं, लेकिन यहाँ एक्टिव केस का ग्राफ 27 पर पहुंच गया है। इसी तरह अलीराजपुर में गुरुवार को 2 नए मरीज मिले और कुल एक्टिव केस यहाँ 3 है। जबलपुर में 1 नया मरीज मिला है और कुल एक्टिव केस यहाँ 2 है। बड़वानी में एक्टिव केस 1 है, ग्वालियर में एक्टिव केस 1 है और सागर में भी 1 एक्टिव केस है। तो आंकड़े बता रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही आने वाले समय में भारी पड़ सकती है। जी, अभी तो जैसे यहाँ पर ओपीडी में जरूर कुछ सर्दी जुकाम को लेके मरीज आ रहे हैं, बट इमरजेंसी में बेसिकली ब्रीथलेसनेस या शॉर्टनेस के पेशेंट आते हैं जिनको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट देके हायर सेंटर रेफर करते हैं। यहाँ पर एहतियात के तौर पर हम लोगों ने हमारे यहाँ पर कोरोना की जांचें भी प्रेजेंटली मौजूद हैं और बहुत सारी ऑक्सीजन, पूरा सिस्टम ऑक्सीजन का अवेलेबल है। तो अगर मरीज आता भी है तो उनको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करके फिर उनको आइसोलेशन के लिए अगर होता है तो हम भेज सकते हैं। मध्य प्रदेश में H3N2 भी दस्तक दे चुका है। सीजनल बीमारियों के मरीज भी बढ़ रहे हैं और अब कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। लिहाजा प्रशासन के साथ साथ आम लोगों को भी अलर्ट हो जाने की जरूरत है। पिछली बार हम सभी देख चुके हैं कि बड़े शहरों से ही कोरोना छोटे शहरों की ओर बढ़ता है और एक बार फिर से इंदौर हो या फिर भोपाल, इन 2 शहरों में कोरोना के कुछ मरीज बढ़ने लगे हैं। हालांकि ग्वालियर, जबलपुर, सागर हो या फिर दूसरे छोटे छोटे ज़िले, यहाँ अभी कोरोना के मरीजों की संख्या ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। फिर भी एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की तैयारियां पहले से ही पूरी हैं। लेकिन सवाल सिर्फ तैयारियों का नहीं है, सवाल ये भी है कि कोरोना को रोकना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। ऐसे में फैलने से पहले अगर नियमों का पालन किया जाए तो शायद कोरोना की इस बार की लहर को फिर से रोका जा सकता है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। तो खबर तो ये है कि 23 मार्च को एमपी में 15 नए पॉजिटिव केस मिले हैं और इससे कोविड संक्रमितों की संख्या 47 हो गई है। सबसे ज्यादा 27 केसों के साथ इंदौर हॉटस्पॉट बन गया है, जबकि राज्य के 7 जिले कोविड संक्रमित हो गए हैं। कोविड पॉजिटिविटी दर 1.4 से गुरुवार को 3.9 हो गई है। 24 घंटे में एमपी की कोविड पॉजिटिविटी दर 2.5% बढ़ी। गुरुवार को लेबोरेटरी में 380 कोरोना संदिग्ध मरीजों के नमूनों की जांच हुई। इनमें से 15 सैंपल जांच में पॉजिटिव निकले, जो जांचे गए सैंपल्स में से 3.9% है। अमित शाह बस्तर दौरे पर हैं। 3 महीने में गृह मंत्री अमित शाह का ये दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा है और ऐसे में शाह की सक्रियता को साल के आखिर में होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आखिर शाह के बस्तर दौरे के मायने क्या हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। शुरू हुआ अमित शाह का बस्तर दौरा। चुनावी साल में आने का कितना फायदा? जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। अमित शाह धुर नक्सल प्रभावित माने जाने वाले क्षेत्र बस्तर के दौरे पर हैं। शुक्रवार को अमित शाह जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। अमित शाह यहां सीआरपीएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं।
शाह के दौरे को देखते हुए यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बहरहाल कार्यक्रम बेशक सीआरपीएफ का हो, लेकिन शाह का ये दौरा चुनावी साल में काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अमित शाह का 3 महीने में ये दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा है। इससे पहले जनवरी में अमित शाह कोरबा आए थे। शाह के दौरे की अहमियत को समझने के लिए आपको बताते हैं कि पिछले दौरे में अमित शाह ने क्या कुछ कहा था। कोरबा में अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस सरकार में गरीबी नहीं हटी, गरीब ही हट गए। जनता छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज का हिसाब किताब चुनाव में करेगी। जनता का पैसा कांग्रेस ऐसे नहीं लूट सकती। बीजेपी ने जनजाति के लिए 4 गुना बजट बढ़ाया। नरेंद्र मोदी को 2024 में पीएम बनाना है। अटल जी के सपनों का छत्तीसगढ़ बनाने में पीएम नरेंद्र मोदी की मदद करें। भ्रष्टाचार से निजात पानी है तो बीजेपी की सरकार बनवाए। 9,234 करोड़ रुपए केंद्र ने छत्तीसगढ़ को दिए, ये पैसा कहाँ गया? रमन सिंह के रुके हुए काम को शुरू करवाना है तो 2023 में बीजेपी को जिताएं। अमित शाह ने अपने पिछले दौरे में ही ये संकेत दे दिए थे कि छत्तीसगढ़ की उनके लिए क्या अहमियत है। जगदलपुर में हैं और सीआरपीएफ के फंक्शन में आए हुए हैं, तो आवश्यक बैठक भी वहाँ पे लेंगे, तो उनकी उपस्थिति से निश्चित रूप से फोर्स को ताकत मिलेगी। देखिए, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। अमित शाह के पहले आधा दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री बस्तर आए थे। बस्तर देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों में से एक है। 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। बस्तर के विकास के लिए कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई। अमित शाह केंद्र सरकार के ताकतवर मंत्री हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि बस्तर के विकास के लिए कुछ विशेष पैकेज दें। वो अन्य आधा दर्जन मंत्रियों के समान निराश नहीं करेंगे। इस बार शाह बस्तर के दौरे में है। ये दौरा इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि बस्तर संभाग से विधानसभा की 12 सीटें आती हैं और इस वक्त बीजेपी के पास यहाँ से एक भी सीट नहीं है। माना जाता है कि बस्तर संभाग जो भी पार्टी लीड करती है वो पार्टी सत्ता के उतनी ही करीब पहुंचती है। बहरहाल अमित शाह के दौरे पर कांग्रेस बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी सुनिए। भाजपा के अश्वमेघ का घोड़ा छत्तीसगढ़ में रोक दिया गया है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो आगामी चुनाव भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए आकांक्षी जिलों के नाम पर केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय मंत्री लगातार छत्तीसगढ़ दौरा करते रहे। इसके साथ ही बस्तर और कोरबा 2 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां कांग्रेस की जीत हुई है। तो कोरबा में पहले अमित शाह गए थे, अब बस्तर जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि इन लोकसभा 2023 के साथ 2024 के चुनाव की भी तैयारी भाजपा कर रही है। जिस तरह से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में सक्रिय है, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में सरकार होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए कितना अहम है। दरअसल छत्तीसगढ़ को इस समय कांग्रेस का सबसे मजबूत किला माना जा रहा है। लिहाजा कांग्रेस के सबसे मजबूत किले को 2023 में भेद कर बीजेपी 2024 में बड़ा संदेश देना चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों तक छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के दौरे पर हैं। एक दिन वे सीआरपीएफ के बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक भी लेंगे। बीजेपी की इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि 2023-2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिहाज से अमित शाह भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मंत्र देते हुए नजर आएंगे। वहीं अमित शाह के दौरे पर छत्तीसगढ़ की सियासत भी गर्म है। बीजेपी का कहना है कि अमित शाह का दौरा भाजपा के लिए अच्छा साबित होगा, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि अमित शाह के दौरे के दौरान बीजेपी को तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो केंद्रीय गृह मंत्रालय से पैसा कांग्रेस सरकार को लेना है वो अगर मिल जाए तो लोगों का भला होगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो खबर तो ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दौरे पर हैं। 3 महीने में अमित शाह का ये दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा है और इससे पहले शाह जनवरी में कोरबा आए थे। बस्तर छत्तीसगढ़ की सियासत में काफी अहम है। बस्तर संभाग में विधानसभा की 12 सीटें हैं और बीजेपी के पास इस समय बस्तर से एक भी विधायक नहीं है। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। मध्य प्रदेश में 66 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस 5 चुनाव से
नहीं जीती है और एमपी में लोकसभा की 14 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस 20 साल से नहीं जीती है। भोपाल, इंदौर, विदिशा, भिंड और दमोह लोकसभा सीट बीजेपी का अभेद्य दुर्ग है और इन 6 सीटों पर 1989 से बीजेपी लगातार जीत दिया रही है। और इसी के साथ इस खास पेश